नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अच्छी क्वालिटी के फूल के उत्पादन के लिए गुलाब की फसल में जरूरी कार्य। पत्ता गोभी की खेती से कमाएं अधिक मुनाफा। हमारे देश में फूलों की हजारों प्रजातियां हैं, लेकिन गुलाब के फूलों की लोकप्रियता सबसे अधिक है। यही कारण है कि इसे फूलों का राजा कहा जाता है। गुलाब का पौधा एक बार लगाने पर 8 से 10 सालों तक ये फूल देता है, लेकिन इसके लिए इस समय कुछ जरूरी कार्य जैसे कटाई, छटाई, पौध सुरक्षा और खाद देने की जरूरत होती है। तो इन कामों को कैसे करें, आइए जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर परमवीर सिंह से। किसान भाइयों, हम आज बात करेंगे गुलाब में अक्टूबर और नवंबर के महीने में कौन कौन सी देखभाल और कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम बताते हैं, अगर आपने फील्ड में, ओपन फील्ड में अगर गुलाब की खेती कर रखी है तो इसमें एक विंटरिंग होता है। सबसे पहले आपका होता है प्रूनिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपके पुराने पौधे हैं जो सुसुप्त अवस्था में चले गए हैं गर्मी के कारण, उस पर फूल नहीं आ रहे हैं, इसलिए उन पौधों में हम जब पौधे को देखते हैं तो पौधे को आपका सरफेस से लेके, नीचे से लेके 1 से 1.5 फीट की दूरी पे जितने भी टहनियाँ हैं उनको सबको हम कटिंग कर देते हैं। पूरा कटिंग करने के बाद पौधा हाइट में कम हो जाता है और जो सूखी हुई टहनियाँ और जो ताज़ा टहनियाँ थी वो भी हम कट कर देते हैं। इसमें किसी भी टहनी को नहीं छोड़ेंगे। 1 से 1.5 फीट पे कट करने के बाद जितना जो कट मिलता है उसमें अगर कोई अच्छी टहनी है जिसको हम आगे लगा सकते हैं तो उसका हम कलम बना के दूसरी क्यारी में तैयार करके नया पौधा तैयार कर सकते हैं। अक्टूबर माह के दूसरे पखवाड़े से गुलाब के पौधों की कटाई छटाई कर सकते हैं। इसके लिए कटाई छटाई के 10 दिन पूर्व बाग में पानी देना बंद कर दे। रोग और कीट से ग्रसित शाखाओं की कटाई कर दे। मजबूत शाखा को छोड़ सभी शाखों को काट दे और कटाई के बाद पौधों की कटी गई शाखों पर कॉपर ऑक्सी क्लोराइड पेस्ट बनाकर लगाएं ताकि रोगों का आक्रमण न हो। ये तो हो गया प्रूनिंग का काम। प्रूनिंग करते समय आपको ध्यान रखना है, जब आपने प्रूनिंग कर दिया तो एक तो शार्प कटर जो होता है आपका सिकेटियर होता है, ऐसा लेना है जो ताकि पौधे को नुकसान नहीं हो, तुरंत से कट जाए, यानी कि तेज़ धारदार सिकेटियर को इसमें काम में लेना है। सिकेटियर काम में लेने के बाद जब जैसे ही आप कट करेंगे तो आप ध्यान रखें कि उसमें ब्लू कॉपर का पेस्ट लगा दे ताकि ये जो कट लगा है उससे इसमें फंगस ना लगे और पौधे को नुकसान नहीं हो। तो ये इसमें खास ध्यान रखने की है कि ये प्रूनिंग का कार्य है जो आपको अक्टूबर नवंबर जब हल्का ठंड पड़ने लग जाए उस टाइम ये कार्य करना है। इसके बाद 8 से 10 दिन बाद आप इसमें विंटरिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम जड़ों को खोदते हैं। जड़ को खोदने का मतलब यहाँ पे है हम उसमें जड़ों को धूप देते हैं। तो उसके लिए हम जो पौधे की कैनोपी है, जितना पौधा फैला हुआ है उसके हिसाब से उसके पार से हम उसकी खुदाई कर देते हैं। खुदाई करने के बाद हम उस मिट्टी को छोड़ देते हैं। मिट्टी छोड़ने के बाद इसमें कम से कम 5 से 6 दिन या 1 वीक तक, अगर पानी पहले से कम रहा हो तो कम दिन करना है, अगर पहले से पानी ठीक है तो हम इसको 5 से 6 दिन तक छोड़ सकते हैं। इसको छोड़ने के बाद आपको इसमें धूप लगने देना है। फिर इसमें देख लेना है कोई अगर इंसेक्ट वगैरह लगा हुआ है या टर्माइट लगा हुआ है तो स्प्रे कर दें।
किसी चीज़ क्लोरोफायरस वगैरह का। और उसके बाद हमको इसमें न्यूट्रिशन यानी फर्टिलाइज़र देना है। फर्टिलाइज़र देने के लिए हमको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास सड़ी हुई गोबर की खाद है तो उस खाद को हम 500 से 600 ग्राम एक सड़ी हुई गोबर की खाद लेंगे। अगर सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं है और वर्मी कंपोस्ट है हमारे पास तो 200 से 300 ग्राम या 400 ग्राम तक हम वर्मी कंपोस्ट लेंगे। और उसके अंदर 20 से 30 ग्राम यूरिया और 30 से 50 ग्राम फास्फोरस के लिए हम लेंगे SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है, उसको लेंगे। और उसके बाद 20 से 30 ग्राम सल्फर पोटास होता है, उसको लेंगे। ये मात्रा आपकी एक पौधे के लिए है। इन चारों चीज़ों को मिलाकर हम इस मिट्टी में, जो आपने मिट्टी खोल के छोड़ी थी 5 से 6 दिन पहले, उसको भुरभुरा करके उसमें मिलाएंगे और उस मिट्टी को वापस उसमें जो 1/4 या हाफ मिट्टी है वो उसके अंदर खड्डे के अंदर भर देंगे। इतना करने के बाद हमको इसमें पानी दे देना है। जो आपने खाद मिलाने के बाद सब गड्ढों में अगर बराबर कर देंगे उसके बाद उसमें पानी दे देंगे। इससे क्या होगा, तो आपने जितने भी कटिंग किए थे प्रूनिंग में उसमें से हर एक में आपको स्प्राउटिंग नज़र आएगा, यानी कि हर एक में कल्ले निकलने लग जाएंगे। और उस जितने नंबर ऑफ सूट्स होंगे, नंबर ऑफ सूट्स ज़्यादा होंगे, उस पे हर पे फूल आएगा। पौधों पर लाल मकड़ी कीट का प्रकोप अधिक होता है। ये कीट पौधा का रस चूसते हैं, साथ ही पौधों पर जाला बना देते हैं, जिससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है। इसलिए कीट का प्रकोप होने पर डाइकोफॉल या इथियोन ओमाइट दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इस मौसम में गुलाब के पौधों पर सबसे ज्यादा प्रकोप भभूतिया रोग का होता है। इस रोग कारण पत्तियों पर सफेद पाउडर जैसा जम जाता है और रोग की अधिकता होने पर ये तना और फूलों पर फैल जाता है। इसकी रोकथाम के लिए घुलनशील गंधक 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। फूल आने के बाद जैसे ही आपने न्यूट्रिशन दिया है तो नंबर ऑफ फ्लावर्स जो है, फूल की मात्रा और साइज, क्वालिटी जो है वो भी आपको बेहतर मिलेगी। तो इसलिए आपको ये ध्यान गुलाब की खेती के लिए खासकर अक्टूबर-नवंबर के महीने में विंटरिंग और प्रूनिंग का ध्यान रखना है। इसी से आप अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। पत्ता गोभी की खेती अपने प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है और जैसा कि अभी पत्ता गोभी खेती के लिए सही समय चल रहा है, तो जो किसान इसकी खेती करने जा रहे हैं वे इसकी भरपूर पैदावार लेने के लिए पत्ता गोभी की कौन सी किस्म का चुनाव करें और नर्सरी तैयार करने से लेकर रोपाई तक किन किन प्रबंधनों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखैत जिला मधुबनी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर कुमार। किसान भाई, अभी आप जो रबी का सीजन है इसमें पत्ता गोभी की खेती करके अच्छा इनकम कमा सकते हैं। पत्ता गोभी की खेती करते हैं तो जब नर्सरी लगाते हैं किसान भाई, आप जानते होंगे कि नर्सरी में कई तरह का वो जो बीमारी का भी प्रकोप होता है, डैम्पिंग ऑफ का प्रकोप होता है। तो उससे निजात पाने के लिए तो कार्बेंडाजिम 1 ग्राम और 1 ml क्विनोलफॉस या इमिडाक्लोप्रिड प्रति लीटर का घोल बना के दोनों को मिक्स करके फफूंदनाशक और कीटनाशक
दोनों को मिक्स करके आप स्प्रे कर देंगे तो इससे निजात मिलेगा। पत्ता गोभी की खेती वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन जल निकास वाली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। पत्ता गोभी की खेती के लिए सामान्य जलवायु की जरूरत होती है। अधिक सर्दी और पाले से पत्ता गोभी को नुकसान हो सकता है। खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले हैरों से जुताई करके खेत की मिट्टी को भुरभुरा कर लें। इसके बाद फसल के अवशेष और खरपतवारों को निकाल दें। इसके बाद खेत को 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई कर देनी चाहिए तथा पाटा चला दें। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। इसके लिए किसान भाई आप सबसे पहले खेत की जुताई बढ़िया से कर लें, 2-3 जुताई कर लें। नर्सरी गिराते हैं तो उसके लिए भी आप पहले नर्सरी गिरा दें। तो नर्सरी भी आप इस समय गिरा के, और अगर आगात करना चाहते हैं तो आगात के लिए आप सितंबर से ही शुरू हो जाए और नर्सरी गिरा दें। अगर मध्यम और पिछात करते हैं तो अक्टूबर-नवंबर को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब नर्सरी में पौधे 2-3 पत्ती की हो जाए तब आप रोपनी कर सकते हैं। और रोपनी जब करेंगे किसान भाई तो खेत की तैयारी के लिए कंपोस्ट और उर्वरक का प्रबंधन करें। कंपोस्ट लगभग 150 से 250 कुंटल कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पहली जुताई में डालें और बराबर अच्छी मात्रा में जुताई करके खेत में मिला दें। बात करें रासायनिक उर्वरकों की तो मिट्टी जांच के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। सामान्य तौर पर खेत में 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटाश का प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। और अंतिम जुताई जब करते हैं किसान भाई पाटा के साथ करें और उसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटाश की पूरी मात्रा खेत में डाल के बराबर मात्रा में जोत दें। तो पत्ता गोभी में सबसे पहले आप प्रभेद का चयन कर लें। तो प्रभेद में किसान भाई आप प्राइड ऑफ इंडिया है जो 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर, गोल्डन एकर है ये भी 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, पूसा मुक्ता है, पूसा अगेती है और अर्ली ड्रम हेड है। तो ये सब किस्म का किसी एक किस्म का चयन करके आप प्रभेद का चयन करके आप रोपनी कर सकते हैं, नर्सरी गिरा सकते हैं। तो इस तरह से आप किसान भाई अगर इसके लिए अगर प्रति हेक्टेयर का सीड की बात करते हैं, जैसे जनरल कंपोजिट सीड का प्रयोग करते हैं तो वो 500 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर संकर प्रभेद का चयन करते हैं तो 200 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर की जरूरत होती है। तो इस तरह से आप हर बिंदु पर ध्यान रख के पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। आप बीज उपचार अवश्य कर लें। बीज उपचार आप 2 तरह की दवाई से करें। एक तो थीरम 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से, और उसमें बेबिस्टिन जो है कार्बनडाजिम 1 ग्राम प्रति किलो की दर से बराबर बढ़िया से वो किसी बर्तन में या केले के पत्ती पर उसमें अच्छी तरह से मिला के फिर उसको नर्सरी में गिराएं। तो इस तरह से अगर करते हैं बीज उपचार तो आने वाले जो बीमारी है वो उससे आपको निजात मिलेगा। उसमें लाइन से लाइन की दूरी और पौधे जब लाइन की रो से रो कतार की दूरी बना लें 50 सेंटीमीटर, और अगर आगात करते हैं तो 45 सेंटीमीटर, उसी कतार में 45 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधा का रोपण करें। अगर पिछात या मध्यम करते हैं तो 50 सेंटीमीटर कतार से कतार और 45 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रख के आप रोपनी कर सकते हैं। खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए किसान भाइयों को कम से कम 2 से 4 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल रोपाई से 1 दिन पहले पेंडिमेथालिन की 3.3 लीटर मात्रा को 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। आम के पेड़ों पर आने वाले दिनों में बौर की बहार आ जाएगी, लेकिन फल आने से पहले ही आम के पेड़ों पर मिली बग कीट का प्रकोप होने लगता है। अक्सर नवंबर-दिसंबर माह से ही ये कीट बौर का रस चूसकर फल बनने की प्रक्रिया को रोक देता है। इसीलिए समय रहते इसकी रोकथाम करना बेहद जरूरी रहता है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर निहारिका से।
नमस्ते। जिन किसान भाइयों के पास आम का बागान है उन्हें अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है आम में मंजर आने लगेगा और आना बहुत जगह शुरू भी हो गया होगा। तो उसके लिए अभी क्या करना है कि अभी थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमारे पौधे की स्थिति क्या है। जो भी हमारे बागान है उसमें स्थिति में ये देखना है कि अगर हमारे पौधे में कहीं भी अगर उजला कीड़ा भी दिसंबर में बहुत ज़्यादा आता है, अभी जड़ की तरफ से छोटा छोटा, उसको मिली बग कहते हैं, उजला कीड़ा आता है। आम के बागों में गुजिया कीट का प्रकोप अधिक होता है। ये जमीन से निकलकर पेड़ों पे चढ़ जाता है। इन कीटों की अधिक संख्या से नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये कीट पेड़ पर चढ़कर पत्तियों और बौर का रस चूसकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। प्रति बौर कीट की ज्यादा संख्या होने से फल भी नहीं बन पाते हैं। यदि गुजिया कीटों का प्रकोप अधिक हो तो क्लोरोपाइरिफास 1.5% चूर्ण 250 ग्राम प्रत्येक पेड़ की दर से तने के चारों ओर गुड़ाई कर मिट्टी में मिलाए जाने से इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। उसको बचाने के लिए हमको क्या करना है कि अल्काथिन शीट आता है, उसको चारों तरफ से बांध देना है। 25 से 30 सेंटीमीटर उसका चौड़ाई होता है, उससे आप उसको बांध दें जड़ पे और उसके बाद ग्रीस लगा दें। ठीक है। दूसरा क्या करना है आपको कभी कभी देखिएगा कि कहीं कहीं तने में छेद हो रहा है। उसके लिए क्या करना है आपको कि एक कोई स्टिक लेना है, उसमें कॉटन लगा के केरोसिन ऑयल में डुबो के उस पूरे छेद को निकाल देना। छेद से जितने भी कीड़े होंगे उसमें कैटरपिलर घुसे रहते हैं, जो कि धीरे धीरे पेड़ को अंदर से खाते हैं और जब उसमें फ्लावर आने लगेगा, फूल आने की स्थिति में पूरे पेड़ को बर्बाद कर देते हैं। तो उससे पहले इस चीज़ को कर लेना है। ठीक है। और अभी कोई भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का छिड़काव ऐसे नहीं करना है। अगर बहुत ही बुरी स्थिति हो गई है तो जैसे कि हम कह रहे थे अभी तने में छेद हो जाए उसके लिए, तो उसके लिए हम बहुत सी बुरी स्थिति हो तो हम मोनोकोटोफॉस ये सब डालते हैं। लेकिन ये करने पे भी अगर कंट्रोल हो रहा है तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। आम के छोटे पौधों को गर्मियों में 4 से 7 दिन के अंतर से तथा ठंड में 10 से 12 दिनों के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए। लेकिन फल वाले पेड़ों की अक्टूबर से जनवरी तक सिंचाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर के बाद यदि भूमि में नमी अधिक रहती है तो फल कम आते हैं तथा नई शाखाएं ज्यादा आ जाती हैं। अदरवाइज इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अभी मैंगो के ऑर्चर्ड में इतना वो करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर भागलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला अररिया और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले 4 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। आने वाले 4 दिनों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान के बचे हुए अवशेषों को जमीन में मिला दें, इससे मृदा की उर्वरता बढ़ती है। साथ ही साथ यह पलवार का भी काम करती है, जिससे मृदा से नमी का वाष्पोत्सर्जन कम होता है। नमी मृदा में संरक्षित रहती है। धान के अवशेषों को सड़ाने के लिए पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल का उपयोग 4 कैप्सूल प्रति हेक्टेयर की दर से किया जा सकता है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अच्छी तरह से तैयार खेत में शरतकालीन मक्का, आलू, सूरजमुखी और मसूर आदि की बुआई इस समय कर सकते हैं। विगत माह बोई गई मटर, राजमा, लहसुन और सब्जियों वाली फसलें जैसे टमाटर, मिर्च, पत्ता गोभी
एवं फूल गोभी में निकाई गुड़ाई कर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। सब्जियों में कीट व्याधि की निगरानी करते रहें। प्याज की स्वस्थ पौध तैयार करने के लिए प्रत्येक 10 से 12 दिनों के अंतराल पर खरपतवारों को निकालते रहें। मौसम को ध्यान में रखते हुए धान की फसल यदि कटाई योग्य तैयार हो गई हो तो कटाई शुरू करें। फसल कटाई के बाद फसल को 2 से 3 दिनों तक खेत में सुखाकर घाई करें। उसके बाद दानों को अच्छी प्रकार से धूप में सुखा लें। भंडारण से पहले दानों में नमी 12% से कम होनी चाहिए। मौसम को ध्यान में रखते हुए गेहूं की बुआई के लिए खाली खेतों को तैयार करें और उन्नत बीज और खाद की व्यवस्था करें। गेहूं की उन्नत किस्मों में HD 3226, HD 2967, HD 3086, HD 2851 इत्यादि का चयन करें। बीज की मात्रा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जिन खेतों में दीमक का प्रकोप हो तो क्लोरोपाइरीफास 20 cc दवा की 5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से पलेवा के साथ दें। बीज को बुआई से पहले 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके बुआई करें। मिर्च और टमाटर के खेतों में विषाणु जनित रोगों से ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। यदि प्रकोप अधिक हो तो इमिडाक्लोप्रिड 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव रहमतपुर जिला मुंगेर से प्रदीप कुमार जी ने। आप आलू की बुवाई हेतु आलू बुवाई यंत्र के बारे में जानकारी चाहते हैं तो प्रदीप जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। भारत में आलू का उत्पादन सब्जी और अन्य कई रूपों में किया जाता है। यहाँ कुल उत्पादन का करीब 90% सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे अच्छे प्रकार का स्टार्च और अच्छा प्रोटीन भी मिलता है, जिसकी मुख्य फसल की बुआई का उचित समय चल रहा है और हमारे किसान भाई इस समय इसकी बुआई करने की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन देखा जाता है कि किसान आलू की बुआई मेड़ बनाकर हाथ से करते हैं, जिससे एक तो श्रम, समय और लागत अधिक लगता है, वहीं दूसरी ओर कई बार मजदूर समय पर नहीं मिलने से बुआई में देरी भी हो जाती है और फसल की लागत भी बढ़ जाती है। ऐसे में किसान परेशान रहते हैं। वो क्या करें? कैसे समय पर फसल की कम लागत में बुआई करें? तो इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए पोटैटो प्लांटर यंत्र काफी अच्छा साबित हो रहा है, जिसके द्वारा कम समय में अधिक एरिया में आलू की निश्चित दूरी और निश्चित गहराई पर आसानी से बुआई की जा सकती है। इस यंत्र में लोहे का एक फ्रेम होता है जिसमें फरो ओपनर लगे होते हैं। फ्रेम पर एक सीड बॉक्स जिसमें आलू भरे जाते हैं, इसको हॉपर भी कहते हैं। इसमें कतारों की संख्या के अनुसार 2, 3 या 4 घूमने वाली डिस्क लगी होती है, जिसमें आलू के साइज के होल कटे होते हैं। ये डिस्क चेन के द्वारा ग्राउंड व्हील की सहायता से घूमती है, जो कि फ्रेम पर लगा होता है। सभी डिस्क के पीछे एक एक सीट लगी होती है, जिस पर आलू डालने वाले व्यक्ति बैठते हैं। फ्रेम के पिछले भाग में फरो ओपनर के पीछे मिट्टी चढ़ाने वाले रेजर लगे होते हैं, जो कि कुंड में आलू गिरने के बाद उसे फौरन मिट्टी से ढक देते हैं और उस पर मिट्टी चढ़ाकर मेड़ बना देते हैं। इस यंत्र के उपयोग से आलू की बुआई और मेड़ दोनों एक साथ बन जाती है। इसके साथ ही बुआई के समय उर्वरकों का प्रयोग भी किया जा सकता है, जिससे कम समय और कम लागत में अधिक एरिया में आसानी से बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, हाथों से प्रति हेक्टेयर खेत में आलू की बुआई करने पर लगभग कुल खर्च 6000 रुपए आते हैं। वहीं दूसरी ओर 1 हेक्टेयर खेत पर पोटैटो प्लांटर द्वारा आलू की बुआई करने पर औसतन कुल लागत 3000 रुपए खर्च आते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पोटैटो प्लांटर द्वारा आलू की बुआई करना लाभप्रद है। किसान भाइयों, पोटैटो प्लांटर कई तरह के होते हैं। यंत्रों की कीमत इनमें लगी डिस्कों के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो यदि आप पोटैटो प्लांटर खरीदना चाहते हैं तो यंत्र की कीमत और इस पर मिलने वाले अनुदान के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने
नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatbihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।